नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है नौकरानी। फ्लाइट पकड़कर गांव से अमेरिका पहुंची धनवंती जी अपने बहू बेटे के घर के दरवाजे की घंटी बजाती हैं और सामने बहू को खड़ा देखकर फूले नहीं समा रही थी कि तभी बहू बोली, मम्मी जी, अच्छा हुआ आज आप आ गई। चलो, अब आप आ गई हैं तो फटाफट से काम पर लग जाइए और देख लीजिए किचन में क्या क्या और कहाँ कहाँ रखा है, क्योंकि अगले महीने ही मेरी डिलीवरी होने वाली है और आप सब चीजें जान लेंगी तो मेरे लिए अच्छा होगा। धनवंती जी आश्चर्य में पड़ गई कि अभी तो बहू के घर में कदम रखा भी नहीं, हाथ मुंह भी नहीं धुले, स्नान भी नहीं किया और बहू हुक्म चलाने लगी कि काम पर लग जाओ। मुझसे यह भी नहीं पूछा, माँ जी कैसी हो, आपकी तबीयत ठीक है या नहीं। एक कप चाय भी नहीं पूछा और कह रही है काम पर लग जाओ। मुझे गांव से विदेश सिर्फ काम करवाने के लिए ही बुलवाया है क्या? अरे कैसी बहू है, इसे कुछ भी अक्ल नहीं है। भगवान। धनवती जी बहू से तो कुछ नहीं बोली और तुरंत हाथ मुंह धोकर किचन में लग गई और सबके लिए खाना बनाया। जल्दी जल्दी में उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो पूरी और आलू की सब्जी बनाकर ले आई और अपनी बहू को खाने को देती है तो बहू खाना उनके मुंह पर फेंकते हुए कहती है, माँ जी आपको अक्ल नहीं है, इतना ऑयली खाना खाऊंगी तो मेरे होने वाले बच्चे और मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या आपको इतना? ओहो माँ जी, मैं तो भूल ही गई, आप गांव से आई हो। गांव के लोगों को तो कोई अक्ल नाम की चीज ही नहीं होती। गांव वाले तो तला खाना खाने में ही आगे होते हैं, कोई हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। बहू, मुझे तो तुमने बताया नहीं कि मैं क्या बनाऊं। धनवंती जी रोते हुए सब खाना उठाने लगी। माँ जी जाओ कुछ ढंग का खाना बना कर लाओ। देखो वहां पर सारी वेजिटेबल्स पड़ी है, सबको उबाल कर सूप बना कर ले आओ। मैं सुबह सुबह सूप जूस ही पीती हूँ और यह खाना तुम खा लेना, फेंकना नहीं, क्योंकि खाना बर्बाद होगा तो पैसे भी मेरे ही जाएंगे, आपका तो पर्स खाली ही होगा। धनवंती जी को घर में एक दिन भी नहीं हुआ और बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे समय करवट लेता गया और धनवंती जी इसे अपना नसीब मान बैठी, क्योंकि उन्हें लगा गांव में भर रहेंगी भी तो किसके पास, क्योंकि उनके पति तो उनको अकेला छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। बेटी भी पढ़ लिख कर विदेश में अच्छी नौकरी लग गई तो शादी करके वहीं बस गई। एक दिन धनवंती जी बैठकर हॉल में टीवी देख रही थी। हालांकि विदेश में ज्यादा इंडियन चैनल तो आते नहीं थे, लेकिन एक इंडियन चैनल था जो उन्हें बहुत पसंद था। वह उसे ही देखकर अपना मन बहला लेती थी, क्योंकि बेटे बहू तो बस अपनी ही लाइफ में मस्त रहते थे, उनसे कोई बात करने वाला भी नहीं था। तभी बहू जानबूझकर अपने पति आदर्श के सामने झाड़ू उठाते हुए होल में लगाने लगी। तो आदर्श बोला, डार्लिंग यह तुम क्या कर रही हो? तुमको डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है, इसलिए तो मैं माँ को मेड बनाकर गांव से यहाँ लाया हूँ, ताकि वह तुम्हारा ध्यान रखे। और तुम झाड़ू लगा रही हो? बैठो सोफे पर और आराम से काजू किशमिश खाओ। माँ तुम काम पर लग जाओ, तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है और तुम मुझसे झाड़ू लगवा रही हो। वह झाड़ू नहीं लगाएगी, झाड़ू आपको लगाना पड़ेगा। धनवंती जी अपने बेटे का मुंह ताकती रह गई कि बीवी का दर्द दिखाई देता है और मैं थोड़ा सा बैठी तो इसको बर्दाश्त नहीं होता। बीवी के सामने यह मुझ पर हुक्म चला रहा है कि मैं झाड़ू लगाऊं। कभी हमने भी तो गांव में अपने सास ससुर की सेवा की, पर कभी भी गोविंद जी मुझसे नहीं बोले कि मेरी माँ से काम करवाओ और तुम आराम करो। वह मन ही मन सोचने लगती है, वाह रे बेटा, विदेश के आया, विदेश की आबो हवा लग गई, उसी के रंग में ढल गया, अपने संस्कार सभ्यता सबको बेच खाया। ऐसे ही दिन बीत गए और बहू की डिलीवरी का समय आ गया। आज धनवंती जी बहुत खुश थी,
कि उनके घर एक नन्हे से पोते ने जन्म लिया है। वह अपने दिन को याद करने लगी। जब मेरा बेटा हुआ था तो सब कितनी बधाई दे रहे थे, लड्डू बटा रहे थे कि धनवंती जी गोविंद जी के घर बेटे ने जन्म लिया है। और आज मेरा बेटा भी बाप बन गया। सच कहते हैं लोग, समय बीतते देर नहीं लगती। धनवंती जी बेटे से बोलती हैं, बेटा बधाई हो, तू भी बाप बन गया। अब तेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई। और बहू को आशीर्वाद देती है। अब बहू को तो बस बहाना मिल गया अपने बेटे की देखभाल करने का। थोड़ा बहुत जो पहले हाथ चलाती थी, अब वह भी जी चुराने लगी। घर का सारा बोझ अब धनवंती जी पर आ गया। पर धनवंती जी अपने पोते को देखकर बड़ी खुशी से सारा काम कर दिया करती। मुंह से एक शब्द नहीं निकालती। बहू भी खूब फायदा उठाती। उनसे पोते का सूसू पोटी साफ करवाती, नेपी भी चेंज करवाती। धीरे धीरे पोता 3 साल का हो गया और बहू की आंखों में धनवंती जी अब चुभने लगी थी। उसे अब धनवंती जी की कोई जरूरत नहीं थी। उसका काम खत्म हो चुका था। धनवंती जी उसे बोझ सी लगने लगी, क्योंकि धनवंती देवी की हालत नाजुक चलने लगी थी। एक दिन सुबह सवेरे 1 बजे ही बहू रूपा आवाज लगाती है, बुढ़िया कहाँ मर गई? कब से बुला रही हूँ, अभी तक नहीं आई। धरती निगल गई कि आसमान खा गया? धनवंती जी सो रही थी, क्योंकि शरीर के दर्द के कारण वह रात को 2 बजे ही सोई थी। इसलिए 2 घंटे के बाद उठना थोड़ा उसको मुश्किल लग रहा था। उन्हें कमर में बहुत दर्द हो रहा था। वह बेड से उठना तो चाहती थी, पर उठ नहीं पा रही थी। उधर रूपा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह हाथ में दूध का बोतल लिए हुए खड़ी थी। तभी धनवंती जी अंदर आती हैं। क्या हुआ बहू? रूपा ने ना आओ देखा न ताओ। उन्हें सर पर बोतल दे मारी। बोतल से सर पर खूब चोट लग जाती है कि धनवंती जी की चीख निकल जाती है और वह जमीन पर गिर जाती हैं। अभी तो तेरा सिर्फ सिर तोड़ा है, बहुत ज्यादा परेशान करेगी तो तेरी टांग भी तोड़ दूंगी। एक बार में बुलाने से नहीं आती हैं। 10 मिनट से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हूँ। सुबह के 1 बज रहे हैं और तू अभी तक खटिया पर कमर तोड़ रही है। मुझे इतना सुबह उठने की आदत नहीं है कि मैं उठूं और बच्चे के लिए दूध गर्म करके लाऊं। देख, बच्चे का दूध बोतल में बदबू मार रहा है। दूसरी बोतल में दूध लाकर दे देना, रूपा ने चिल्लाते हुए कहा। धनवंती जी दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे खड़ी होने की कोशिश करती है। रूपा बोली, अब जल्दी उठती है कि 4 आदमी भेजू तेरी अर्थी उठाने के लिए? धनवंती जी किचन में जाकर खूब रोने लगती है। धड़ाधड़ आंसू बहाने लगती है। आंसू पोंछते पोंछते उनकी साड़ी के पल्लू ही भीग जाते हैं, पर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जानबूझकर बुढ़िया आने में इतनी देर करती है ताकि मैं अपना काम खुद ही कर लूं। सब समझती हूँ। रूपा अपने में बड़बड़ा रही थी। अरे डार्लिंग, सुबह के 1 बज रहे हैं, किस पर बरस रही हो? मेरी नींद खराब कर रही हो। आपको तो सोने की पड़ी है। इधर आपकी बूढ़ी माँ मेरा सर दर्द बनती जा रही है। इनको 10 बार आवाज लगाई, तब जाकर एक बार सुनती हैं। मेरा बच्चा भूख से छटपटा रहा है और उनसे दूध मांगने के लिए 10 बार आवाज लगाई है, तब आई है। रूपा ने आदर्श से कहा, अरे माँ तो बुढ़ापे में सठिया गई हैं। अब मुझे सोने दो शांति से, सुबह बात करता हूँ। धनवंती जी रोते बिलखते किचन में जाती हैं और इधर रूपा सोचती है कि अब उनसे पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। अब यह बुढ़िया कोई काम की नहीं रही। सुबह चाय नाश्ता होने के बाद आदर्श माँ के कमरे में गया। माँ से कुछ बोलता उससे पहले धनवंती देवी ही बोल पड़ी, बेटा अब मैं किसी काम की नहीं रही, तो ऐसा कर, मुझे भारत ही छोड़ दे। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। चल, मुझे डॉक्टर को दिखा दे, मेरा इलाज भी करा दे। मेरे पूरे शरीर में दर्द क्यों रहता है? तभी रूपा पीछे से बड़बड़ाती हुई आई, माँ जी, क्या पैसे पेड़ में उगते हैं? अरे बुढ़ापे में कुछ न कुछ तो शरीर में लगा ही रहता है। थोड़ा अदरक वाली चाय पी लो, शरीर के सारे दर्द फुर हो जाएंगे। क्यों इतने पैसे बर्बाद करने? पैसे की बात आई तो आदर्श भी अपना मुंह खोल पड़ा।
माँ, आपको क्या लगता है, क्या भारत जाने का टिकट सस्ता होता है क्या? मुझे गड़ा हुआ धन मिला है। अरे, आपसे महंगे तो टिकट हो गए हैं। टिकट के दाम बढ़ते जा रहे हैं। मुझे भी पैसे की जरूरत पड़ती है। मेरी भी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। एक छोटा बच्चा है। खर्चे बढ़ गए हैं और आपको अपनी पड़ी रहती है। अपने बेटे बहू की इतनी तीखी बातें सुनकर धनवंती देवी की आंखें भर आई और वह खुद को बड़ा लाचार समझ रही थी। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार रही थी कि वह भारत छोड़कर विदेश क्यों आई। उन्हें लगा, बहू तो पराई है, पर बेटा तो अपना खून है। वह इतना मुझसे कैसे बोल सकता है? क्या वह मेरा प्यार, ममता, सब कुछ भूल गया? धनवंती देवी ने कहा, बेटा, ऐसा कौन सा खजाना मैंने तुमसे मांग लिया कि तू इतना झल्ला बैठा? आदर्श बोला, मेरे अक्ल पर पत्थर पड़ गई थी, जो मैं तुम्हारे जैसी मुसीबत को अपने सर पर उठा कर ले आया। इतना सुनकर धनवंती देवी का दिल बैठ गया और वह धम से जमीन पर गिर पड़ी और उस दिन को कोसने लगी जब उनका बेटा भारत आकर उन्हें विदेश ले गया। वह अतीत की यादों में खोती चली गई। जब उनके पति गोविंद जी अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, तो बार बार वह अपने बेटे को आखिरी बार देखने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। पर बेटा था कि अपनी ही दुनिया में खोया था। उसके पिता मरे या जिए, इस बात की कोई परवाह नहीं थी। बहू ने फोन पर कहा, माँ जी, अभी पिताजी को देखने आएंगे, तो एक बार पहले देखने आना पड़ेगा और एक बार मरने के बाद। तो इससे अच्छा है कि जब पिताजी भगवान को प्यारे हो जाएंगे, तब आदर्श आ जाएंगे। इतना पैसा कहाँ है हमारे पास? बहू की बातें सुनकर तो धनवंती देवी स्तब्ध रह गई। ऐसे भी कोई मुंह पर बोलता है क्या? हफ्ते भर बाद गोविंद जी बेटे की याद में तड़पते तड़पते परलोक सिधार गए। बेटा तो अकेले आया, बहू तो फॉर्मेलिटी के लिए भी नहीं आई। बेटा पिताजी का अंतिम संस्कार करके दूसरे दिन ही जाने लगा, तो रिश्तेदार लोग कहने लगे कि अरे भाई, अभी तो 12 दिन तो हो जाने दे, तब जाना। बेटा आदर्श बोला, अब जो होना था सो हो गया, होने को कौन टाल सकता है? अगर मैं रुक जाऊंगा तो क्या पिताजी वापस आ जाएंगे? आदर्श की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सारे रिश्तेदार हैरान थे कि बेटा अपने पिता के लिए यह कैसे बोल सकता है। आदर्श ने कहा, अगर आप लोगों को यहाँ रहने का शौक है तो रहिए, पर मुझे तो अब जाना है, क्योंकि मेरा भी काम धंधा है। इतना सुनकर बहुत से रिश्तेदार तो चले गए, लेकिन बस उनके पीछे एक नौकरानी रह गई। उसके बाद धनवंती देवी की दुनिया जैसे वीरान सी हो गई। हर समय उनको अकेलापन अखरता। रह रहकर गोविंद जी की बातें याद आती। वह गोविंद जी की तस्वीर से बातें करती। कोई किसी का साथ नहीं देता जी। हमारा बेटा भी अब हमारा नहीं रहा। वह तो अपनी पत्नी का हो गया है। आपके जाने के बाद यह खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। इतना कहते कहते धनवंती देवी सिसक सिसक कर रोने लगी। तब उनकी नौकरानी निशा ने उन्हें संभाला। अम्मा जी, अगर आप ऐसे ही दिल छोटा करेंगी, इतना रोएंगी, तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। निशा, अब किसके लिए जीना? अम्मा जी, आप बहुत देर से कुछ खाई नहीं है। चलिए, मैं आपको खाना बनाकर खिलाती हूँ। नहीं निशा, अन्न का एक दाना भी मेरे मुंह में नहीं जाएगा। वह निशा से कहने लगी, हम कितने खुश थे जब हमारा बेटा भारत में पढ़कर आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गया और वहीं पर अच्छी नौकरी करने लगा। बाद में अपने पसंद की लड़की से शादी करके वहीं सेटल हो गया। हमसे पूछा तक नहीं और इजाजत भी नहीं ली कि इस लड़की से शादी करे या नहीं। फिर भी हम पति पत्नी बड़ा दिल रखकर उसे माफ कर दिए। जब उसके पिताजी गुजरे, तो बेटे ने न जाने कितना बहाना बनाया कि मेरी मीटिंग है, मैं क्रियाकर्म करने नहीं आ सकता। फिर मैंने कितनी मन्नतें की, तब जाकर वह अमेरिका से भारत आया और अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। ऐसी पढ़ाई किस काम की, जो बच्चे माँ बाप को ही भूल जाएं। रोते रोते उनकी आंखें भर आई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन धनवंती जी ने अपने बेटे को फोन लगाया। बेटा, तेरे पिताजी के जाने के बाद मैं यहाँ अकेली पड़ गई हूँ।
तू वापस भारत आ और यहीं कुछ काम धंधा शुरू कर ले। मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ, हमारा आना नामुमकिन है माँ। तेरी बहू को इंडिया का रहन सहन नहीं अच्छा लगता और वहां तो गांव में लाइट भी नहीं रहती। बेचारी घुट घुट के नहीं जी पाएगी। माँ, मुझे भी वहां का रहन सहन नहीं पसंद है। बहू तो विदेश में पली बड़ी है, उसे क्या पसंद आएगा। ना उसे वहां का बोलचाल अच्छा लगता है, ना पहनावा। धनवंती जी समझ गई कि बेटे को विदेशी रंग चढ़ गया है। वह तो बिल्कुल जोरू का गुलाम बन गया है। अब वह मेरा बेटा नहीं रहा। इसलिए उन्होंने उससे बातचीत करना, फोन करना सब बंद कर दिया और अपनी उदास जिंदगी को जीने लगी। ऐसे ही दिन कटने लगे और एक दिन वह अपने गांव की पड़ोसन, जो उनकी अच्छी खासी सहेली थी, उनके घर अपना दुख बांटने को बैठी थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। तो धनवंती जी की सहेली जी ने दरवाजा खोला तो सामने आदर्श को खड़ा देखा। वह तो चौंक गई। आदर्श बेटा, तू यहाँ? आदर्श का नाम सुनते ही धनवंती जी भी चौंक गई और अपने सारे शिकवे गीले भूलकर बेटे को गले से लगा लिया और कहा, बेटा तू आ गया। देख, मैं जानती थी तू जरूर आएगा मुझे लेने। देख आशा, मैं ना कहती थी मेरा बेटा जरूर आएगा, पर तू नहीं सुनती थी कि विदेश बेटा गया तो पराया हो गया। आजकल के बच्चों का भरोसा नहीं है, पर मेरा बेटा कितना अच्छा है। देख आशा, यह सब कहते हुए एक बच्चे की तरह धनवंती जी अपने बेटे को गले से लगा लिया और उसे खूब आशीर्वाद देने लगी। आदर्श बोला, माँ, मैं तुझे लेने आया हूँ और हमें जल्द से जल्द चलना होगा, पर उससे पहले अपने घर की जमीन जायदाद को बेच दो ताकि मुझे यहाँ बार बार आना ना पड़े। और पता है तू दादी बनने वाली है। तेरी बहू ने तो तुझे जरूर से बुलाया है कि बच्चों के समय में दादी का होना कितना जरूरी है, और तेरे पोता पोती के संग खेलने में दिन कब बीत जाएंगे तुझे पता नहीं चलेगा। धनवंती जी यह सब सुनकर तो चहक कर बोली, क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? बेटा तुझे पहले बताना चाहिए। मैं अपनी बहू के लिए कुछ देसी लड्डू बनाकर ले चलती। जब वह लड्डू खाती तो बच्चा भी हष्ट पुष्ट होता। माँ, अभी लड्डू वड्डू छोड़ो और जल्दी से अपना सामान पैक करना शुरू करो और मैं घर भेजने का इंतजाम करता हूँ। सब फाइनल करके चलेंगे। आशा जी यह सब सुन रही थी। उन्होंने इशारे से धनवंती जी को दूसरे कमरे में बुलाया और बोली, यह क्या कर रही है तू धनवंती? तू तो बिल्कुल ही भोली है। देख, अभी इतनी हड़बड़ी में जमीन जायदाद बेचेगी तो अच्छे दाम नहीं मिलेंगे और आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। तो फिलहाल के लिए ऐसा मत कर। आशा जी के पति अशोक जी भी सारी बात सुन चुके थे। उन्होंने भी राय दी कि धनवंती देवी, मैं तो खुद प्रॉपर्टी डीलर हूँ और जब कोई अच्छा खरीदार मिलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। धनवंती देवी को उनकी बातें ठीक लगी और वह भी अपना घर बेचना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस घर से उनके पति की यादें जुड़ी हुई थी और वह अपना घर छोड़कर भी नहीं जाना चाहती थी। पर उन्होंने अपनी नौकरानी निशा की देखरेख में, जो कि उनकी बहुत वफादार थी, अपना घर छोड़कर अपने बेटे आदर्श के साथ अमेरिका चली गई। और आज यह हालात हो गए, अपनी जिंदगी के साथ उन्हें समझौता करना पड़ा। विदेश में अपने बेटे बहू के साथ मन महसूस कर रहना पड़ रहा है। दिन रात बहू उन पर अत्याचार करती, कभी खाने को भी नहीं पूछती। पूरा दिन बहू उनको कोसती रहती। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। हमारी छाती पर यह मूंग डल रही है। बुढ़िया बुढ़ा तो खुद चला गया और बीमार बुढ़िया को मेरे सिर पर मरकर चला गया कि मैं इनकी सेवा करूं। कुछ दिन बाद इनकी बहू रूपा ने कहा, अम्मा जी चलिए मैं आपको डॉक्टर को दिखा देती हूँ, आप थोड़ा कमजोर भी लग रही है। बहू की प्रेम भरी बातें सुनकर धनवंती देवी को थोड़ा अजीब लगा, पर उनको जाना भी मजबूरी था। वह उनके साथ गाड़ी में बैठ गई। बेटा आदर्श भी उनके साथ बैठकर चला गया। माँ जी, अभी 12 बज रहे हैं और डॉक्टर के बैठने का समय 1 बजे का है। हमारे पास 1 बजे तक का समय है। तब तक हम लोग जूस पी लेते हैं। यह लीजिए, जूस पी लीजिए माँ जी, ताकि आपको थोड़ी एनर्जी मिल जाए। बहू का यह रूप उन्हें थोड़ा खटक रहा था। जूस पीते ही धनवंती देवी बेहोश हो गई और रूपा और आदर्श उन्हें गाड़ी से धीरे से उतारकर एक पार्क में छोड़कर चले गए।
पार्क में एक बेंच पर वह बेहोश पड़ी लेटी थी। तभी वहां एक गार्डनर आया। ओ माँ जी, इट इज इवनिंग, इट्स टाइम टू क्लोज द गार्डन। जैसे उस माली ने उन्हें तेजी से झकझोरा, वह उठ गई, पर उसकी बात ना समझ पाई, क्योंकि वह अंग्रेजी में बोल रहा था। धनवंती देवी तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। अपने बेटे बहू को आसपास न देखकर वह रोने लगी। रूपा, आदर्श कहकर इधर उधर पार्क में भाग रही थी, पर रूपा कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह सोचने लगी, मैं तो गाड़ी में बैठकर जूस पी रही थी, फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? अंग्रेजी का उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था। वह किसके साथ अपना दुखड़ा रोती, और लोग उनको रोता देखते तो बस देखते ही रह जाते, और कोई रुक कर समझने की कोशिश भी करता तो उसे हिंदी समझ ना आती। धनवंती जी के पास पैसे भी नहीं थे। अगर वह किसी से मोबाइल लेकर अपने बेटे को फोन करती तो कैसे करती? उन्हें तो अपने बेटे का फोन नंबर भी याद नहीं था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह दिन भी उन्हें देखना पड़ेगा। अब बहू की सब चाल समझ गई। क्यों आज बहू सुबह से ही उनसे मीठा मीठा बोल रही थी। उन्हें तो सुबह ही शक हो गया था, पर इतना नीच हरकत बहू उनके साथ करेगी, इसकी उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। वह रोते रोते उस पार्क से निकल गई। रात हो रही थी और रास्ते में उन्हें एक मंदिर दिखा। उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मंदिर से तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। रात के अंधेरे में उन्हें सामने से आने वाली गाड़ी साफ नजर नहीं आ रही थी, और वह उस गाड़ी के नीचे आकर बेहोश हो गई। ड्राइवर ने गाड़ी पर झट से ब्रेक लगा दी, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती थी। एक भला आदमी उस गाड़ी से नीचे उतरा और देखा उनकी गाड़ी के नीचे एक बूढ़ी औरत आकर बेहोश हो गई है। तो उन्हें वह अपनी गाड़ी में लेकर अपने घर आए, और होश आने पर बूढ़ी अम्मा को खाना पानी दिया और बोला, अम्मा जी, व्हाट आर यू डूइंग एट नाइट ऑन द रोड? बूढ़ी अम्मा कुछ न बोल पाई। तो आदमी समझ गया कि अम्मा जी को अंग्रेजी नहीं समझ आती, तो उसने हिंदी में कहा, क्योंकि उसे हिंदी का टूटा फूटा ज्ञान था, अम्मा, आप रात को सड़क पर क्या कर रही थी? आपका नाम क्या है? धनवंती देवी बोली, मेरा नाम धनवंती है। और आपका? मेरा नाम मार्क है। आप मेरी गाड़ी के नीचे आकर बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। आप घबराइए मत। आप मुझे अपना पूरा किस्सा बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। अनजान देश में अम्मा जी किसी की हमदर्दी पाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। ना जाने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे यह सब झेलना पड़ रहा है। बेटा, ठीक है अम्मा, कूल कूल, पहले आप कुछ खा लीजिए, आप बहुत कमजोर लग रही है। खाना खाने के बाद मार्क ने उनसे उनकी हालत का कारण पूछा। अभी भी धनवंती देवी रोई जा रही थी। मार्क ने उन्हें दिलासा दिया। तब धनवंती देवी रो रो कर अपनी सारी आपबीती उससे कह डाली। मार्क जब उनकी बातें सुन रहा था तो उसकी भी आंखें भर आई कि बेटे बहू ऐसा घिनौना काम करते हैं। मार्क बोला, धिक्कार है ऐसे बेटे बहू पर। वह भी अंदर से टूट चुका था। उसने तुरंत पुलिस को खबर दे दी, और पुलिस मार्क के घर पहुंची। पुलिस बोली, माँ जी, बुरा मत मानिए, ऐसे केस मेरे पास हमेशा आते हैं। लोग अपनी माँ को विदेश लाते हैं, उनसे काम करवाते हैं, और जब माँ बीमार हो जाती है, उनका शरीर जवाब दे जाता है, दवाइयों पर खर्चा करना पड़ता है, तो ऐसे डर डर की ठोकरें खाने के लिए वह सड़कों पर उन्हें छोड़ देते हैं, घर से बाहर निकाल कर ऐसे ही फेंक देते हैं। पुलिस की बातें सुनकर धनवंती देवी भौचक्की रह गई। वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। अगले दिन पुलिस धनवंती देवी को लेकर उस अनजान जगह पर पहुंची, जहां पर उनके बेटे बहू ने उन्हें छोड़ा था, और साथ में मार्क भी उनके साथ गया हुआ था। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की, और उन्होंने देखा उस सड़क के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था।
सीसीटीवी कैमरा खोलकर देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू उनके जूस में कोई दवाई मिलाकर पिला दी थी और बेहोश होने के बाद उनके बेटे ने धक्के मारकर गाड़ी से उतारा और पार्क में ले जाकर छोड़ दिया। जब कैमरे में धनवंती देवी ने यह सीन देखा तो वह सन्न रह गई। क्या बेटा, यह दिन दिखाने के लिए लोग पैदा करते हैं। एक मेरा बेटा है और एक मेरे भाई भाभी के भी बेटे बहुएं हैं जो ऑफिस भी संभालती हैं और घर का काम भी और बच्चे भी। उनकी सास तो बिस्तर पर पड़ी रहती है, उनकी भी सेवा करती है, कभी मुंह नहीं बनाती, अपने कर्तव्य निभाने से कभी पीछे नहीं हटती। और एक मेरी बहू है जो मुझसे मीठा बोलने के लिए भी कितनी अक्कड़ दिखाती है। मेरी ही किस्मत में ऐसी औलाद लिखी थी। खैर, अब अपने आप को समझाते हुए वह इन सब से बाहर निकल आती हैं और पुलिस ने तो उनके बेटे बहू का पता लगा लिया था। मार्क भी उनके बेटे को देखकर चौंक गया था। पुलिस ने उनके बेटे का पता तो लगा लिया था, पर धनवंती देवी अब अपने बेटे की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। उन्हें उनकी शक्ल से भी घृणा होने लगी और उन्होंने अपने बेटे के पास ना जाने का फैसला किया। उन्होंने पुलिस से कहा कि मुझे भारत जाना है और अपनी सहेली आशा के घर का फोन लगाया, लेकिन उनकी सहेली का फोन अनरीचेबल बता रहा था। थक कर उन्होंने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया और अपनी नौकरानी निशा को फोन लगाया। निशा ने एक बार में ही फोन उठा लिया। हेलो निशा बेटी, कैसी हो? मैं धनवंती देवी बोल रही हूँ। निशा बेटिया, अम्मा जी आप कैसी हैं? और आप इतने दिनों के बाद मुझे फोन किया। कितने साल हो गए आपको देखे। आपकी तबीयत तो ठीक रहती है ना अम्मा जी? निशा के मुंह से इतनी हमदर्दी सुनकर धनवंती देवी की आंखें भर आई और उन्होंने निशा से रूंधे गले में सारी बात कह डाली और अपनी सहेली आशा से टिकट के पैसे लेने के लिए कहा और बोला, अपने बेटे को भेज दे, मैं उसके साथ भारत आना चाहती हूँ। निशा ने कहा, ठीक है अम्मा जी, आप परेशान मत होइए, मैं अपने बेटे को तुरंत भेजती हूँ। फोन रखकर निशा बड़ी परेशान हो गई। मालकिन की बातें सुनकर निशा परेशान हो गई। क्या बेटे बहू इतने स्वार्थी होते हैं जो अपने माँ बाप को उनके दुख तकलीफ में अकेला छोड़ देते हैं? यह सोचते सोचते उसकी आंखें भीग गई। निशा ने अपने बेटे की मदद से टिकट के पैसे का इंतजाम किया। पैसे जल्दी से जल्दी जुट गए और वह अपने बेटे को धनवंती देवी को अमेरिका से लाने के लिए भेज देती हैं। दिनेश अमेरिका पहुंच गया और धनवंती देवी मार्क का धन्यवाद करती है कि बेटा, तुमने सगे बेटे से भी ज्यादा साथ दिया है मेरा। उसे धन्यवाद करके अपने घर वापस लौट आती हैं भारत। भारत पहुंचकर धनवंती देवी अपनी नौकरानी निशा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद वह अपनी सहेली आशा के घर पहुंचती तो उन्हें बहुत झटका लगा, क्योंकि आशा देवी और अशोक जी कब का परलोक सिधार चुके थे। एक कार एक्सीडेंट में दोनों काल के ग्रास में समा गए। वह जानकर वह और दुखी हो गई। उन्हें लगा जब आशा और अशोक जी दोनों के दोनों इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं तो निशा ने टिकट के लिए पैसे के लिए किससे मदद मांगी। धनवंती देवी निशा से पूछने लगी। रास्ते में निशा ने बताया, मालकिन, आपने उस समय मेरी बहुत मदद की थी जब मेरा शराबी पति मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल देता था और मेरा एक छोटा बच्चा था। अगर आप मेरा हाथ ना थामती तो आज मेरा बच्चा जिंदा ना होता। आपका मुझ पर बहुत एहसान है। अगर मैं जान भी दे दूं तो भी वह कम है। मैंने अपना घर गिरवी रखकर आपके टिकट के पैसे का इंतजाम किया और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपनी मालकिन के काम आ सकी। धनवंती देवी ने निशा को गले से लगा लिया और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। धीरे धीरे धनवंती देवी और कमजोर होती जा रही थी। इतनी कमजोर हो गई थी कि वह बिस्तर पर ही पड़ गई थी। बिस्तर ही वह गंदा कर देती थी। पर निशा कभी भी गिन्न नहीं करती, उनकी दिन रात सेवा करती। उसकी सेवा से तो धनवंती देवी बहुत खुश थी। बुढ़ापे के अंतिम दौर में धनवंती देवी ने वकील को अपने घर बुलाकर अपनी जमीन जायदाद की वसीयत बनवाई।
फिर उनके प्राण शरीर से छूट चुके थे। उनके बेटे तक यह खबर पहुंचाई गई कि अब धनवंती देवी नहीं है इस दुनिया में। आदर्श यह खबर सुनकर दौड़ा दौड़ा घर आया कि चलो बुढ़िया चली गई, उसकी प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, क्योंकि कंपनी से उसको निकाल दिया गया था। और आदर्श और रूपा के तो खाने के लाले पड़े थे। माँ की वसीयत मिलेगी तो वह फिर से अपने घर गृहस्थी बसा लेंगे, गांव में ही रहकर अपने जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। इधर तो खेल सारा पलट गया था। धनवंती देवी की चिता जलाने से पहले ही वकील ने वसीयत पढ़ना शुरू किया और कहा, मैं धनवंती देवी अपने होशो हवास में अपना घर अपनी नौकरानी निशा के नाम करती हूँ, और खेत जमीन जो कुछ भी मेरे पास है वह सब निशा का है। मेरे बेटे को मैं अपनी चिता जलाने का हक भी उससे छीनती हूँ। निशा का बेटा ही इसके योग्य है। अपनी माँ की वसीयत पढ़कर तो बेटे बहू के सीने में तो सांप लौट गए, क्योंकि मार्क कोई और नहीं उसकी कंपनी का बॉस था। जब सीसीटीवी कैमरे में मार्क ने आदर्श को देखा था तो वह अपने एम्प्लॉय को पहचान गया था और ऑफिस पहुंचते ही उसको अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया था। इधर आदर्श दोनों तरह से मुश्किलों में गिर गया था। बेटे बहू पछता रहे थे कि काश वह अपनी माँ के साथ ऐसा ना करते तो आज उनके हाथ जमीन जायदाद होती। तो दोस्तों, धनवंती जी ने जो अपने बेटे बहू के साथ किया वो सही था या गलत, अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।